नमस्ते साथियों। मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पहली क्लास जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हमने देखी एकदम विस्तृत रूप से। आज उसका हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं, ठीक है ना, जिसमें हम दूसरे नियम को विस्तृत रूप से देखेंगे। मैक्सिमम 2 या 3 क्लास बनेगी, ठीक है ना, आज की और कल की बनेगी। परसों की जो हमारी क्लास रहेगी, ठीक है ना, उसमें हम जितने भी हमने रूल्स पढ़े उन ये संबंधित एमसीक्यू की क्लास रखेंगे, है ना, जिनमें हम सारे के सारे मॉक क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन से नियम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको विस्तारशील चीज़ दे दे क्वेश्चन में कि वो किस नियम से ताल्लुकात रखती है, तो आपको इन क्लासेज के माध्यम से आपको हर एक चीज़ के बारे में एकदम गहराई से नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो आप क्लास में बने रहें अंत तक और क्लास का आनंद लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। जैसा कि हमने आपने देखा होगा, पहली क्लास में हमने बिल्कुल पहले जो हमारा नियम है उनको एनालिसिस किया है। आज हम दूसरे नियम को एनालिसिस करेंगे, ठीक है साथियों। इसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, LIS विद ललित कुमार है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। LIS विद ललित कुमार है ना, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, अभी वहाँ पे क्यूज़ वगैरह मैं करवा नहीं पा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ पिछले कुछ एक महीने से थोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है, कह सकता हूँ, है ना। अभी भी एकदम क्लियर आवाज़ भी नहीं है मेरी एकदम, पर फिर भी मैं क्लास को सुचारू रूप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे आपको रेगुलर, जैसा कि मैंने बता रखा है, वे वहाँ पे आपको क्विज़ मिलेंगे। हालांकि मैं अभी करवा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपको वो क्लास में आपको क्विज़ देखने को मिलेंगे, है ना। आपको वहाँ पे छोटी मोटी जो जानकारी है, छोटी मोटी जो वैकेंसीज है हमारे जो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में आती रहती है, और जो भी नए नए रुझान होते हैं ना, ट्रेंड से रिलेटेड रहते हैं, जैसे करंट रहता है, जैसे कि कुछ भी लाइब्रेरी से संबंधित जैसे भी चीज़ें रहती हैं वो उसमें आपको उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाती है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम साथियों। एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, है ना। दूसरे नियम का भिन्न रूप, सभी के लिए किताबें, ठीक है, मतलब अलग रूप से कह सकते हैं, सभी के लिए किताबें, है ना, सभी के लिए किताबें। द वेरिएंट फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ इज अ बुक फॉर ऑल, है ना। इसमें देखो क्या क्या होता है, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जो जो भी लाइब्रेरी में पाठक आता है उसको जिसकी जैसी मांग हो उसके अनुसार उसको उसकी पुस्तक मिले, है ना। उसमें किस किस का मेन रोल होता है, ठीक है ना। जैसे सरकार का दायित्व है, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व होता है, पुस्तकालय जो स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका दायित्व होता है, और पाठकों का भी इसमें साथ साथ में दायित्व होता है ना। हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है कि ये थ्योरी वाली क्लास को आप सर एक बार हटा करके आप इन चीज़ों का डायरेक्ट MCQ करवाओ, तो वो भी हम करवा देंगे, है ना। हालांकि मेरी इस जो यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारा, इस पे जो सारी क्लासेज हैं मैंने MCQ के तौर पे ही डाली है, ठीक है ना। हालांकि वो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए थी, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, तो वो मेरा मानना है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो आप सबके लिए वो मान्य कह सकते हैं ना। चाहे EMRS हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे UGC नेट हो, है ना। क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस का जो अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित बना रखे हैं। हाँ, अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि बना रखा है, जो आपको जिसके हिसाब से चाहिए आप थंबनेल पर देख सकते हो। वो आपको जैसे DDC है, UDC है, मैनेजमेंट है, आपको क्या चाहिए आप देख सकते हो और अपना जो भी मॉक है वो लगा सकते हो, है ना साथियों। चलते हैं आगे, ठीक है ना। पहला हम अपना है सरकार का दायित्व क्या होता है उसमें, है ना, ओब्लिगेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है ना। द्वितीय सूत्र को सेकेंड सूत्र को संतुष्ट करने के लिए सरकार को पुस्तकालयों के लिए क्या क्या करना चाहिए वो अपने इसमें दे रखा है ना, जिससे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सकती है ना। इसमें सरकार का मेन रोल क्या होता है, या फिर मेन जो भूमिका है वो सरकार की क्या होती है, वो अपने को इसमें देखने को मिलेगा ना। हम छोटी छोटी चीज़ों को एकदम विस्तृत रूप से देखेंगे। आप एकदम अंत तक बने रहें साथ में, और क्लास में अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना साथियों, जिससे हम कह सकते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, सच में इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। क्लास बनाने का एक अलग ही जुनून रहता है। जितने साथी जुड़ते हैं, जितना मज़ा आता है क्लास लेने में, पढ़ाने में, ठीक है, जितने साथी जुड़ते हैं, जितनी क्लास को देखते हैं, तो उतना मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जाए, रेगुलर बनाया जाए, ठीक है ना।
तो पहला ये है कि वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार को वित्त मतलब कि बजट जो फाइनेंशियल जो होता है वो एकदम पुस्तकालय को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है ना। ये एकदम सरकार का दायित्व होता है ना। फाइनेंस शुड बी अरेंज्ड मतलब बाई गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार के द्वारा वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना चाहिए सरकार को, ठीक है ना, कि पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है वो पास होने चाहिए, ठीक है ना। अब पुस्तकालय समन्वयकरण अथवा पुस्तकालयों में तालमेल स्थापित करना, ठीक है ना। ये जो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो सरकार का होता है, ठीक है ना। मेन कह सकते हैं बजट होना चाहिए, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि अपने जो भारत में है वो जो पुस्तकालय है, ठीक है ना, उनको बिल्कुल ही बिल्कुल अपने को वित्त नहीं मिलता है, मतलब कि बजट नहीं मिलता है ना। तो अपना मेन यही होता है कि सरकार से मेन अपना यही होता है, भूमिका वही होती है सरकार से कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय के लिए पेश की जाए, और उससे हम पाठकों को मतलब जो भी पाठक आता है वो एकदम निराश होकर ना जाए, उनको प्रत्येक पुस्तक मिल सके, है ना। क्योंकि बजट अगर प्योरा होगा या पूरा होगा तो पाठक डेफिनेटली बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होगा, है ना। बात करते हैं पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या दायित्व होता है ना। ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, है ना। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व के अनुसार 3 कर्तव्य निश्चित करता है ना। जो प्राधिकरण होता है उनका दायित्व होता है ना, एक तो बुक चयन कि पाठक किस प्रकार के अपनी लाइब्रेरी में आते हैं, है ना। तो उसके अनुसार बुक का अपने को सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है ना। फिर अपने को कर्मचारियों का चयन करना होता है ना, कि किस प्रकार के कर्मचारी है, ठीक है ना। पहला तो पुस्तक चयन होगा, दूसरा अपना जो अपनी स्टाफ सिलेक्शन है, ठीक है ना। जो कर्मचारी चयन है मतलब उनका एक तो बिहेवियर होना चाहिए बढ़िया सा, है ना। पाठकों के प्रति अच्छा प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, पाठकों को बिल्कुल फटकारे ना, एकदम स्नेहपूर्ण उनके साथ पेश आए, और जो भी उनकी मांग रखी जाए उनके मांग के अनुसार उन पाठकों को पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि दूसरे जो अपना नियम है लाइब्रेरी का वो हम संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है जो भी अपना ओपन एक्सेस सिस्टम है, ठीक है ना, ओपेक, है ना, वो भी होना चाहिए। अब न्यूली जो अपना अब नया है, ठीक है ना, नई नई लाइब्रेरी बनी है उनमें ओपन एक्सेस सिस्टम भी होना चाहिए, मतलब ओपेक भी होना चाहिए ना। बात करते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, है ना। पुस्तकालय कर्मचारियों का क्या दायित्व होता है, जो अपना दूसरा नियम है प्रत्येक पाठक को प्रत्येक पुस्तक मिले, है ना। उसमें कर्मचारियों का भूमिका क्या होती है वो अपना को देखना होती है ना। दूसरे नियम में लाइब्रेरी स्टाफ की अहम भूमिका होती है ना। मेन कर्मचारी जो होता है उनका रोल होता है, दूसरे नियम है ना। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की अध्ययन आवश्यकताओं और उपलब्ध पुस्तकों को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पाठकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सीधी सी बात है मतलब, ठीक है ना। कि पहला बात तो उसको उनकी जो पाठक है अध्ययन सामग्री है, जितने भी उनको पाठकों को जो भी आवश्यक सामग्री, ठीक है ना, जो स्टडी मटेरियल चाहिए होता है ना, उनका पर्याप्त मतलब कि एकदम बढ़िया सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और पाठकों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, मतलब तत्पर रहना चाहिए। जैसे भी पाठक आया, जैसे भी पाठक की मांग है उस पाठक की मांग के अनुसार उन कर्मचारियों का स्नेह होना चाहिए, उनके प्रति वो संदर्भ होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में भी देख सकते हो, लाइब्रेरी स्टाफ हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन सेकेंड रोल, ठीक है ना। स्टाफ का मेन रोल होता है जो कि दूसरे नियम में होता है। लाइब्रेरी स्टाफ शुड हैव एक्यूट नॉलेज ऑफ द स्टडी नीड्स ऑफ देयर रीडर, ठीक है ना, मतलब पाठकों के लिए उनमें जो अध्ययन की जो आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना, उनका पर्याप्त अपने बुक अवेलेबल्स, ठीक है ना, ज्ञान होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी रीड टू हेल्प रीडर्स, ठीक है ना, पाठकों के लिए हमेशा सहायक होना चाहिए। जो भी लाइब्रेरी स्टाफ या कर्मचारी होते हैं ना, जो भी पाठक होते हैं उनके लिए सहायता होनी देनी चाहिए उनको, है ना। अब पाठकों का मतलब मेन दायित्व क्या होता है, जो अपना दूसरा नियम क्या कहता है ना, कि पाठकों का भी दायित्व होना चाहिए दूसरे सूत्र की पूर्ण संतुष्टि, है ना। पूर्ण संतुष्टि के लिए पाठकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पाठक भी अपनी मन चाहिए या फिर मन मर्जी नहीं कर सकता एक पुस्तकालय में, है ना। उन्हें यह समझना चाहिए कि नियम कायदे उनके हित में बनाए गए, बिल्कुल, क्योंकि पाठक को देखकर ही हम जो भी पुस्तकालय के जो नियम कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं पुस्तक के, ठीक है ना, जो पुस्तकालय के जो लाइब्रेरी के होते हैं वो हम एक पाठक के तौर पे ही बनाते हैं। सारा का सारा अगर
लाइब्रेरी एक अगर बनी होती है वो पाठक के लिए होती है ना, उसको देख कर ही उसमें सारे नियम कानून, ठीक है ना। अगर अगर कैटलॉगिंग देखें तो वो भी अपने पाठक के लिए बनाई है, वर्गीकरण देखा है मतलब क्लासिफिकेशन है वो भी हमने पाठक के लिए, पाठक को एकदम सरल चीज़ में या फिर सरल स्वभाव में हर चीज़ उपलब्ध हो सके, है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। हम पाठक को देख रहे हैं कि मतलब सब चीज़ पाठक के अनुरूप ही बनाई जाती है ना। इसीलिए पाठकों का भी दायित्व होता है, नियम कायदे उनके हित में बनाए गए उनका पालन किया जाना। मतलब उनका मेन यही है कि जो भी अपन लाइब्रेरी में पाठकों के लिए जो भी रूल्स बनाते हैं उनको मतलब फॉलो करना चाहिए पाठकों को। और उनका दायित्व मेन ये होता कि अवहेलना ना करें जितने भी पुस्तकालय में नियम बना रखे होते हैं, है ना। आपको कौन कौन सी लिमिट दे रखी होती है उस पुस्तकालय में, कौन कौन सी लिमिट नहीं दे रखी हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो करें, है ना। पाठकों का इतना ही होता है उनमें रोल, क्योंकि एक तरीके से जितने भी पुस्तकालय में रूल बने होते हैं वो पाठक के हित में ही बने होते हैं। तो अवहेलना करने की पहली बात तो कोई गुंजाइश है ही नहीं है, ठीक है ना। रीडर्स ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज फॉर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ their सेकेंड लॉ, ठीक है ना। दे शुड अंडरस्टैंड दैट रूल एंड रेगुलेशन हैव बीन मेड देयर इंटरेस्टेड एंड दे शुड बी फॉलो, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं इस दूसरे नियम में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दूसरे नियम से महत्वपूर्ण जो भी तथ्य क्या रखते हैं, ये कानून पुस्तकालय विज्ञान के सार्वभौमिकरण और लोकतंत्रीकरण की वकालत करता है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो जो पुस्तकालय विज्ञान है, ठीक है ना, उनको एक यूनिवर्सल है, ठीक है ना, और डेमोक्राइजेशन करता है, ठीक है ना, लाइब्रेरी साइंस में। दूसरा है अपना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के दायरे में बच्चे, अंधे और अपंग, कारीगर, नवसाक्षर, किसान, कारखाने के श्रमिक और अन्य शब्द भी शामिल है। देखो ये चीज़ें आप बिल्कुल नोटेड होनी चाहिए ना, ये चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो। जो दूसरा नोट है अपना, है ना, एक तो पहला है कि ये अपने जो ये कानून है एक यूनिवर्सलाइजेशन से और डेमोक्राइजेशन से, ठीक है ना। मतलब कि सार्वभौमिकरण और लोकतंत्रीकरण की वकालत करता है, सीधी सी बात है ना। इन चीज़ों में मेन फोकस करता है ये कह सकते हैं ना। और डॉक्टर रंगनाथन ने इस नियम में ये चीज़ें भी ऐड की कि पुस्तकालय सेवा के दायरे में बच्चे अंधे या फिर अपंग या फिर कारीगर या फिर नवसाक्षर, किसान, कारखाने या फिर श्रमिक, अन्य शब्द जैसे कि इन शब्दों को भी इनमें ऐड किया। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ठीक है ना, बच्चों के अंधापन के बारे में या फिर अपंग या फिर कारीगर, ठीक है ना, या फिर नवसाक्षर है या फिर किसान है, कारखाने है या फिर श्रमिक, इन चीज़ों के अगर बारे में आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो आपको सीधे सीधे दूसरे क्वेश्चन से ताल्लुक या फिर दूसरे नियम से आपको ताल्लुकात उनसे रखनी होती है ना साथियों। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज इन्यूस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन कवर्ड द वर्ड चिल्ड्रन, ब्लाइंड एंड क्रिप्ड, आर्टिस्ट, न्यू लिटरेसी, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर एंड मेनी मोर अंडर द एम्बिशंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है ना। और भी नोट दे रखे हैं देखो साथियों, है ना, साथ साथ में इन चीज़ों को आप देखते जाओ। और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कह सकते हो। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम पुस्तकालय विधान पर जोर देता है, ये चीज़ आप बिल्कुल नोट करें ना। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सा नियम है जो पुस्तकालय में पुस्तकालय विधान पर जोर देता है या फिर बल देता है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कौन से नियम से संबंध रखता है या फिर प्रासंगिक रखता है या फिर, ठीक है ना, किस संबंध से या फिर किस नियम से रिलेशन रखता है, तो आपको सीधा बताना है कि दूसरे नियम से पुस्तकालय विज्ञान में जो लाइब्रेरी विधान है, ठीक है ना, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो संबंध रखता है ना साथियों। ये देखो साथ साथ में अपूर्वा पैटर्न है अपना, ठीक है ना, एलियन है, पेनम्ब्रल है, अम्ब्रेल है ना। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम अपूपा पैटर्न में दस्तावेजों की व्यवस्था पर जोर देता है। बिल्कुल आपको सीधा ऐसे पूछ सकता है कि अपूपा पैटर्न है, जो अपूपा है वो किस नियम से संबंध रखता है, तो आपको सीधा बताना है दूसरे नियम में, है ना। पहला अपना है, देखो पीछे चलते हैं वापस एक बार, है ना, ठीक है ना। देखो यहाँ देखो आप चीज़ देखो, नोट करने की चीज़ें ये होती है, याद रखने की, सार्वभौमिकरण है, लोकतंत्रीकरण है ना। और फिर जो बच्चे अंधे होते हैं, अपंग होते हैं या फिर कारीगर होते हैं, ठीक है, जो किसान, कारखाने, श्रमिक आदि जैसे भी इन प्रकार से जो संबंध रखते हैं वो दूसरे नियम से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है ना।
और ये भी देख सकते हैं जैसे कि देखो लाइब्रेरी विधान है, ठीक है ना, पुस्तकालय विधान, ठीक है ना, ये भी इस नियम को फॉलो करता है। अपूपा पैटर्न है, ये भी इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइन इंपेनिस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अपूपा पैटर्न, बिल्कुल ठीक है ना। जो अपन पढ़ते हैं, अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, रंगनाथन जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, ठीक है ना, उसी में पढ़ते हैं। अपूपा एलियन है, पेनम्ब्रल है, ठीक है ना, और अम्ब्रल है। हम जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण करते हैं, अपूपा पैटर्न के हिसाब से रखते हैं ना। एक रबड़ बैंड वो एक एक अपूपा की तरह एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। और हम जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे, है ना। अगला नोट है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम, पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रमों की भी वकालत करता है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, पुस्तकालयों में जो उपयोगकर्ता होता है, ठीक है ना, उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रमों की भी वकालत साथ साथ में करता है ना। इंग्लिश में आप देख सकते हो, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेटेड यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन लाइब्रेरीज, है ना। आगे वाला नोट है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा के उदाहरणों को मानता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए ना, क्योंकि अपना नियम यही बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक मिले या फिर प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, है ना। उदाहरणों को बिल्कुल मानता है। आगे चलते हैं, और नोट दे रखे हैं एकदम बढ़िया से, आपको विस्तृत रूप से समझा रखा है। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम संसाधन साझाकरण। ये देखो लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ठीक है ना, या फिर रिसोर्सेस शेयरिंग कह सकते हो, है ना। ये चीज़ आपको बार बार मैंने आई थिंक पढ़ाई है पीछे वाली क्लासों में। लाइब्रेरी कोऑपरेशन या फिर रिसोर्सेज जो शेयरिंग है वो क्या चीज़ होती है ना। अब आपको सीधा पूछ सकता है जो संसाधन साझाकरण है, रिसोर्सेज शेयरिंग है, जो वो किस नियम को इंगित करता है या फिर संबंध रखता है। तो आपको सीधा जाना है कि दूसरे नियम से ये चीज़ें संबंध रखती है, और अन्य सहकारी कार्यक्रम को भी संतुष्ट करता है। मतलब कोऑपरेटिव जो भी चीज़ें होती है ना, और कोऑपरेटिव प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कोऑपरेटिव कोई भी चीज़ें होती है जो सहकारी होती है, वो भी दूसरे नियम से ताल्लुकात रखती है। जो भी लाइब्रेरी में कोऑपरेटिव चीज़ें होती हैं, है ना। इंग्लिश में देख सकते हो, द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेटिस्फाइड बाय रिसोर्स शेयरिंग एंड अदर कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स, है ना। आगे वाला नोट बोलता है पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम में पुस्तकालय में उपयोगकर्ता अध्ययन को एक आवश्यकता के रूप में चर्चा की गई है ना। जो पुस्तकालयों में उपयोग करता है, ठीक है ना, जो यूजर होते हैं, ठीक है ना, अध्ययन को एक आवश्यकता के रूप में चर्चा की गई है, बिल्कुल एक अलग रूप से चयनित किया गया है, फिर इंगित किया है, ठीक है ना। इन सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूजर स्टडी, जो पुस्तकालय जो उपयोगकर्ताओं का अध्ययन होता है, ठीक है ना, उनके बारे में अलग से डिस्कस कर रखा है, किसमें, दूसरे नियम में, है ना। यूजर स्टडी इज डिस्कस्ड एज ए नेसेसिटी इन लाइब्रेरी, है ना। आगे वाला नोट बोलता है पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम ने पूरे विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के बीज बोए हैं। बिल्कुल ये चीज़ आपको बिल्कुल नोट करनी और बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। आपको सीधा पूछ सकता है कि कौन सा नियम है जो पूरे विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के बीज बोया या फिर बीज बोए, या फिर इस प्रकार से लाइन को अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो आपको सीधा का सीधा दूसरे नियम में जाना है ना साथियों। बहुत ही बढ़िया एकदम नोट बना रखे हैं, एकदम छोटे छोटे नोट है, आप याद कर सकते हैं इन चीज़ों को आसानी से। अगर ज़्यादा आप थ्योरी में के पोर्शन में घुसना चाहते हो तो फिर आप कन्फ्यूजन के साथ ज़्यादा बढ़ने वाले, तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को, नोट को एक बार रिवाइज कर लें। आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों LIS विथ ललित कुमार टेलीग्राम चैनल पर। अदरवाइज आप मेरे नंबर है, ठीक है ना, 89, ठीक है ना, 55017695, ठीक है ना साथियों। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, बोल देना सर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो भी PDF मटेरियल है मेरे को एक बार भेज दो। तो मैं आपको जो भी जितने भी 5 लॉज का मेरा PPT बना रखा है, ठीक है ना। हालांकि मैं पूरी PPT को पढ़ा नहीं पाता हूँ, तो अलग अलग पार्ट के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ क्लास को और आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। आपको वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पूरी PDF इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, या फिर टेलीग्राम में चैनल में अपना जो भी चैट बॉक्स होता है वहाँ पर आप डाल देना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं आज आगे तीसरे नियम के बारे में ना। आज 2 नियम पढ़ने वाले हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। पहला हमने अभी पढ़ा है जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है ना। अब बात करेंगे जो प्रत्येक पुस्तक होती है, मतलब जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जो सारी पुस्तकें होती हैं उनको भी हर एक पुस्तक को हर एक पाठक मिलना चाहिए। ऐसे नहीं
कुछ किताबें सालों वर्षों से पढ़ी पुरानी है, उन चीज़ों को कोई पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो लाइब्रेरी का जो तीसरा नियम है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना। इस सूत्र के द्वारा ग्रंथ पर बल दिया गया, ठीक है ना, ग्रंथों पर बल दिया गया, मतलब कि सीधा है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, मतलब जितने भी पुस्तकें हैं उनका हम बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही रूप से सुचारू रूप से देखेंगे, है ना। पुस्तकें किस प्रकार की लाइब्रेरी में आनी चाहिए, किस प्रकार की पुस्तक पाठक को चाहिए होती है। अगर इस प्रावधान को हम ध्यान में रखते हुए अगर ये चीज़ें बनाते हैं ना, कि प्रत्येक जो प्रत्येक पुस्तक, यहाँ से अपने को सीधा एक हिंट मिलता है कि प्रत्येक पुस्तक है ना, कि प्रत्येक पुस्तक जैसे कि है, ठीक है ना, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो जब ये पॉसिबल जब होगा, पहले हमें ये जानना होगा, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको ये जानना होगा कि पाठकों को कैसी पुस्तकें चाहिए, पाठक किस पुस्तकों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं पुस्तक किस प्रकार की हम लाइब्रेरी में पुस्तकालय में उपलब्ध करवाएं, ठीक है ना। फिर किस प्रकार से हमने उस चीज़ों को व्यवस्थित किया है, हमने किस चीज़ों पर कैसी कैसी हमने सीमाएं या फिर लिमिट्स हमने डाली हैं ताकि यूजर्स पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें हम इस नियम में या फिर इस कानून में सारा का सारा विस्तृत रूप से एकदम बिल्कुल बारीक रूप से एक एक पॉइंट को देखेंगे, है ना। तो आप बने रहे अंत तक और क्लास का आनंद लें, ठीक है। थ्रू दिस लो एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन ऑन टेक्स्ट, मतलब ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है ना। वेयर थ्रू द सेकेंड सूत्र एम्फेसाइज हैज़ गिवन टू रीडर्स, ठीक है ना, सीधी बात है। जबकि द्वितीय सूत्र पाठक पर बल देता है ना। तीसरा है जो पुस्तक पर देता है, और दूसरा है अपने सीधा सा बिल्कुल पीछे पढ़ते आए हैं और पाठक पर वो बल देता है, क्योंकि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, यहाँ पर प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, है ना। अब कौन से जो कर्तव्य होते हैं इन चीज़ों इन नियम में जो अपने को फॉलो करने होते हैं या फिर होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है ना। पहली बात होती है बुक का सिलेक्शन, ठीक है ना, मतलब कि पुस्तक चयन, ठीक है। अब ये और दूसरा है ओपन एक्सेस सिस्टम, मतलब कि मुक्त द्वार प्रणाली भी होनी चाहिए उसमें, है ना। मतलब कि पाठक मन चाहे मन मर्जी कर सकते हैं, इस प्रकार सा कह सकते हैं ना, ओपन एक्सेस सिस्टम। पीछे मैंने शायद थोड़ा ओपेक बोल दिया ओपन एक्सेस सिस्टम को, तो उसको थोड़ा एक बार सही इरेज कर लेना, है ना साथियों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवाएं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक्सटेंशन सर्विस पूछी जाती है कि विस्तार सेवाएं किस नियम से ताल्लुकात या फिर किस नियम के प्रासंगिक है ना, किस नियम से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि विस्तार सेवाएं हैं, विस्तार सेवाएं किस प्रकार से कह सकते हैं हम, जैसे कि मोबाइल लाइब्रेरी है उसके माध्यम से या फिर प्रचार प्रसारण के माध्यम से, वो एक विस्तार सेवाएं हो जाती है ना। रेफरेंस सेवाएं, जो संदर्भ सेवाएं, कैटालॉग उसकी सूची कैसी है, लाइब्रेरी पब्लिसिटी मैंने अभी बताया है, पुस्तकालय प्रचार या फिर प्रसारण, सेल्फ अरेंजमेंट, मतलब उसमें व्यवस्थित किस प्रकार से हमने कर रखा है, सेल्फ रेटिफिकेशन, मतलब कि सेल्फ सुधार कैसा है। इन चीज़ों पर हम एक एक से बारीक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर इसमें मेन देखते हो संदर्भ सेवा होती है, ठीक है ना, कैटालॉग होता है, और बार बार अगर कोई पूछा गया तो वो इसके बारे में पूछा गया एक्सटेंशन सर्विस के बारे में, तो इन चीज़ों का आप याद रखें। वैसे पुस्तकालय प्रचार भी एक अच्छा रोल रखता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, है ना। हम पब्लिसिटी करते हैं अगर पुस्तकें, जैसे कि कुछ पुस्तक हम लेके आए हैं पिछले 6 महीनों से उनका कोई पाठक नहीं मिला है ना, तो उन चीज़ों का हम पब्लिसिटी करेंगे या फिर प्रचार करेंगे बाहर, बोर्ड के माध्यम से या फिर बैनर के माध्यम से या फिर पेम्पलेट के माध्यम से, ठीक है ना। उन चीज़ों पर कुछ डिस्काउंट देंगे या फिर कुछ उन चीज़ों के साथ में ऑफर्स, या फिर जैसे कि आज हम देखते हैं ट्रेंड्स देखते आते हैं, जो चीज़ें नहीं बिकती उन पर ऑफर डालकर उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार उन चीज़ों पर अलग अलग एक रुचिकर बना करके उन चीज़ों को, उन पुस्तकों को उनके पाठक मिलवाते हैं, है ना साथियों। बात करते हैं आगे, ठीक है ना, बुक का सिलेक्शन। आज हम इस पूरी की पूरी एकदम नियम को पूरा पढ़ेंगे, जितने भी अपनी क्लास जितनी भी लॉन्ग होगी या फिर लंबी होगी वो अपन इस चीज़ को एक बार छोड़ेंगे ना। बुक का सिलेक्शन, पुस्तक चयन, सबसे पहला होता है कि आप पुस्तक चयन किस प्रकार करते हैं, वो अपने को जब पता चलेगा अपन पाठक से मिलेंगे, पाठक को किन पुस्तकों में ज़्यादा रुचि है ना, फिर अपन को पता चलेगा उन चीज़ों में पाठकों को ज़्यादा रुचि है, उसी प्रकार के कर्मचारी उसमें जो पुस्तकालय में
किताबें ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है ना, पढ़ते हैं हिंदी में। प्रत्येक पुस्तक को उसका उपयुक्त पाठक मिलना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। यदि पाठ का चयन पाठकों की रुचि एवं आवश्यकता पर आधारित हो तो सभी पाठक को उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने कब से बात की, अपने को जानना है कर्मचारियों का मेन ये औचित्य होता है, मुद्दा होता है कि पाठकों से मिले, उनको किस चीज़ों में ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में उनको बताएं और उसी प्रकार की पुस्तकें वो पुस्तकालयों में प्रोवाइड करवाएं ताकि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिल सकती है ना। एवरी बुक शुड गेट बी सुटेबल रीडर इफ द टेक्स्ट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन इन द इंटरेस्ट। मतलब उनकी रुचि के आधार पर पुस्तक अगर पुस्तकालय में लेके आते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सा जो अपना तीसरा नियम है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले वो संतुष्ट होगा, है ना। एंड नीड टू ऑफ द रीडर्स देन ऑल द टेक्स्ट, मतलब यहाँ टेक्स्ट कह सकते हैं पुस्तक है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट का मतलब है पुस्तक कह सकते हैं या फिर ग्रंथ कह सकते हैं ना, विल बी अवेलेबल टू द रीडर्स, है ना। बात करते हैं आगे, जो मुक्त द्वार प्रणाली क्या होती है, ओपन एक्सेस सिस्टम, है ना। यदि किताबों तक पाठकों की पहुंच आसान और सुलभ बनाई जा सके तो हर किताब पाठक मिलने की संभावना अधिक होती है। ओपन एक्सेस सिस्टम में पाठकों और किताबों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से सीधा बोल सकते हैं कि ओपन एक्सेस जो सिस्टम होता है, जो मुक्त द्वार प्रणाली होती है, वो सीधा बोल सकते हैं जैसे कि अपन कभी किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर ये ओपन एक्सेस सिस्टम होता है। वहाँ पे अपने को खुद को चेंज करना होता है, अपने को क्या क्या चाहिए होती है, फिर वहाँ ला के आगे काउंटर पर देते हैं और उन चीज़ों का बिल बनवाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार की पुस्तकालय में होना चाहिए। जैसे कि हम मान के चलते हैं मॉल में जाते हैं लेना, कुछ साबुन लेने को जाते हैं और साथ साथ में ऑयल वगैरह या फिर तेल वगैरह लेके आ जाते हैं। वो क्या है, ओपन एक्सेस सिस्टम, है ना, मुक्त द्वार प्रणाली का खेल होता है। इसी प्रकार अगर लाइब्रेरी में ऐसा होता है तो हम अगर इस हिस्ट्री की किताब को लेने जाते हैं, साथ साथ में अगर अपन ने जियोग्राफी की देखी है वो अपन उसको भी उठा के लेके आते हैं और उसको भी हम पर डालते हैं। इसका मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम से इस नियम का बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक इजीली मिलेगा, एक को लेने आएगा पाठक और दूसरे को साथ में ले जाएगा, इसका मतलब प्रत्येक पुस्तक पढ़ी जा सकती है ना। ये बस नियम इस प्रकार से सीधा बोलता है ना। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, इफ द एक्सेस ऑफ रीडर, मतलब सीधा एक्सेस होना चाहिए पाठकों के पास में, है ना, लाइब्रेरी में। ऐसा नहीं हो बीच में कोई कर्मचारी या फिर आके उनको डिस्टर्ब करे, या फिर उन्हें सीधा एक्सेस होना चाहिए पाठकों के पास। द बुक्स कैन बी मेड इजी एंड एक्सेसिबल, देन एवरी बुक हैज़ मोर चांस फॉर टू गेट द रीडर। मतलब कि अगर हिस्ट्री की बुक लेने गए, जियोग्राफी की मिल गए, तो मतलब चांस बिल्कुल ज़्यादा बनते हैं ना। इन द ओपन एक्सेस सिस्टम देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द रीडर एंड बुक्स। फिर पाठकों के मध्य और पुस्तकों के मध्य बिल्कुल कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये सीधा बात ये ओपन एक्सेस सिस्टम बोलता है या फिर मुक्त द्वार प्रणाली ये चीज़ें बोलती है ना। बात करते हैं आगे वाला अपना है एक एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा, ये किस प्रकार से प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक देती है ना। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिक केंद्र या फिर सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, है ना। अपन देखते हैं सामुदायिक केंद्र, है ना, जो अपने सामाजिक केंद्र होते हैं गाँवों में देखते हैं हम, सामुदायिक केंद्र होते हैं के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि वो सार्वजनिक की चीज़ है। इस प्रकार पारंपरिक पुस्तकालय मतलब जो ट्रेडिशनल पुस्तकालय है, ठीक है ना, पुस्तकालय सेवा के अलावा निरअक्षर लोगों के लिए व्याख्यान, संगीत, नाट्य और प्रदर्शनियाँ आदि किताबें और समाचार पत्र आदि का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार बच्चों को कहानियाँ और अन्य रोचक सामग्री पढ़ाई जाती है। इन सभी को विस्तार सेवा नाम दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कि अगर लाइब्रेरी पुस्तकालय हैं, ठीक है, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है ना, तो वहाँ पे देखो निरक्षर मतलब बच्चे भी पढ़ने आएंगे, बूढ़े भी पढ़ने आएंगे, जवान भी पढ़ने आएंगे, तो उन सब का एज के अनुसार उन सब का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग रुचि होती है ना। जवान बच्चे हैं तो उनको अपने अपने सब्जेक्ट में रुचि होगी, और थोड़े बूढ़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनको अपने कहानियों में या फिर न्यूज़पेपर हो गया या फिर समाचार पत्र है, ठीक है, ये फिक्शन है, इस प्रकार के ड्रामालॉजिस्ट है या फिर नाटक वगैरह संगीत है, इन चीज़ों में ज़्यादा होगा रुचि उनकी। और जो नवयुवक है उनका सबका अलग अलग इस प्रकार से रुचि होती है, तो उन उन चीज़ों को हम कह सकते हैं एक्सटेंशन सर्विस, है ना। और और भी इस प्रकार से हम कह सकते हैं मोबाइल लाइब्रेरी, पब्लिसिटी, कुछ भी करके हम विस्तार अगर बढ़ाया जाए लाइब्रेरी का,
विस्तार बढ़ाते हैं, है ना। लाइब्रेरी में ज़्यादा पुस्तकें रखना, समाचार पत्र है, नाटक है, प्रदर्शनियाँ करना है, नाटक करना, कहीं व्याख्यान करना है, कोई संगीत समारोह है, ठीक है ना। इस प्रकार से रखकर उनका पब्लिसिटी करना, प्रदर्शन करना, आयोजन करना कहीं कहीं, ठीक है ना। कहानियों का संग्रह बताना बच्चों को, इस प्रकार से विस्तार होती है। ये विस्तार सेवा सीधा सीधा तीसरे नियम से ताल्लुकात रखती है। मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी फंक्शन एज अ सोशल सेंटर और कम्युनिटी इंटरेस्ट, ठीक है। द थग्स ऑर्गेनाइज लेक्चर, म्यूजिक, प्लेज एंड एग्जीबिशंस एक्सेट्रा, है ना। बुक्स एंड न्यूज़ पेपर फॉर द इलिटरेट, ठीक है ना। इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विस डज ए रीडिंग ऑफ सिमिलरी चिल्ड्रन आर रीड स्टोरीज एंड अदर इंटरेस्टिंग मटेरियल, ऑल दिस वॉज नेम एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। इन्हीं सभी को हम एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं या फिर विस्तार सेवा कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे। रेफरेंस सर्विस, जो अपनी संदर्भ सेवा होती है, वो क्या होता है। संदर्भ सेवा एक सीधा कह सकते हैं पाठक और कर्मचारी के मध्य की जो आपसी तालमेल कह सकते हैं या आपसी बातचीत कह सकते हैं, या फिर उन चीज़ों में आपस में कैसा संबंध है, वो एक संदर्भ सेवा होती है, ठीक है ना। इस पर एकदम सीधा शॉर्ट में देखता हूँ। किताब अपने बारे में नहीं बता सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि पाठकों को बताया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा, रेफरेंस दिया जाएगा उन पुस्तकों के बारे में, ठीक है ना। वही रेफरेंस सर्विस होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। बिहेवियर बताओ कह सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी किसी एजेंसी की ज़रूरत हो तो उसकी वकालत की जा सकती है। सक्षम एवं प्रभावी व्यक्तिगत सेवा द्वारा पुस्तकों एवं पाठकों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं, उन पुस्तकों के बारे में, उन पुस्तकों की क्या क्वालिटीज़ है, उन पुस्तकों में क्या गुणवत्ता है ऐसी जो उन पाठक तक पहुंचानी चाहिए। एक कर्मचारी अगर बताएगा किसी पुस्तक को, एक विस्तार रूप से बताएगा कि वो पुस्तक आप पढ़ो, एक अच्छी है, इंटरेस्ट है, जो भी बीच में आपसी संबंध होगा, वो एक रेफरेंस सर्विस कह सकते हैं ना। इसका मतलब उस पाठक का रुचि बढ़ेगी उस पुस्तक के लेकर के, उस पुस्तक के संबंध को लेकर के, है ना। तो वो पुस्तक को पाठक पढ़ेगा जब भी, तो तीसरा नियम सेटिस्फेक्शन होगा, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, है ना। बुक कैनॉट टेल अबाउट देमसेल्व्स, मतलब कि पुस्तकें अपने बारे में बता नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के माध्यम से बताना पड़ता है पुस्तकों के बारे में, उन पुस्तकों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। ये एक प्रकार से रेफरेंस सर्विस होती है। देयरफॉर, इसलिए इफ देयर इज़ ए नीड फॉर सच एजेंसी देन इट कैन बी एडवोकेटेड, मतलब वकालत करता है इसकी। कॉन्टेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन बुक्स एंड रीडर बाय कंपोनेंट एंड इफेक्टिव पर्सनल सर्विस कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे वाला अपना है लाइब्रेरी कैटलॉग। जो अपनी जो लाइब्रेरी में जो सूचीकरण होता है, वो अपना जो तीसरा नियम है उसको कैसे संतुष्ट करता है, ठीक है ना। ये पुस्तकालय की कुंजी होती है। पहली बात अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि जो लाइब्रेरी की कुंजी होती है वो सूचीकरण को कहते हैं। ये पुस्तकालय की कुंजी होता है। सूची के माध्यम से पाठक का लेखन के नाम से, विषय से, एक वर्ग संख्या या फिर वांछित पुस्तकें ढूंढ सकता है ना। क्योंकि जब पाठक को मान के चलो, पाठक अगर पुस्तकालय में आता है, उसको किसी एक अजनबी या फिर अजीब पुस्तक को लेनी है, ठीक है, जिसको उसको सिर्फ लेखक का नाम पता है, या फिर उसके सिर्फ टाइटल का नाम पता है, या फिर उसको सिर्फ वर्ग संख्या का पता है, या फिर कुछ वांछित चीज़ों के बारे में उसको उस चीज़ के किताब के बारे में पता है। मान के चलो अगर पाठक को इन चीज़ों के बारे में पता है नहीं, या फिर कुछ कलरफुल चीज़ें या फिर इस प्रकार के, वो जहाँ वहाँ स्टाफ बैठते हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो आसानी से प्रोवाइड करवाना ये चीज़ें नहीं होती हैं कर्मचारी के लिए। तो उसके लिए अपने बनाया है जो सूचीकरण होता है, वो इसीलिए बनाया है ना। अगर लेखक का नाम बता दिया जाए तो वो सूचीकरण अगर बढ़िया तरीके से कर रखा है कैटलॉग अगर हम पुस्तकालय में, तो पाठक सीधा का सीधा या फिर कर्मचारी उस चीज़ के तक पहुँचेगा। जो भी लेखक है, गौरी शंकर है, या फिर किसको ही ले लो, जैसे धर्मवीर भारती है, कांताबाई है, कोई भी लेखक उठा के ले लो, ठीक है ना। जो भी आज के ज़माने में नए वाले लेखक है, किनको भी उठा के ले लो, उसके सेक्शन में जाएगा डायरेक्ट, और वो किताबें ला के दिखा सकता है। जैसे कि 10 किताब है तो बता सकता है, तो वो उसको जो किताब चाहिए होगी वो उठा लेगा अपने आप, है ना।
एक लेखक के नाम से भी। इसीलिए लाइब्रेरी जो में कैटालॉग है, जो सूचीकरण है, वो जरूरी होता है तीसरे नियम को संतुष्ट करने के लिए ना। दिस द की टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जो कुंजी होती है या फिर की होती है वो कैटालॉग होता है। थ्रू द लिस्ट द रीडर कैन बी फाइंड दिस हिज डिज़ायर, जो भी इच्छा होती है ना, बुक बाय ऑथर्स नेम या फिर सब्जेक्ट या फिर क्लास नंबर के माध्यम से, किसी के माध्यम से, या फिर कोई वांछित जानकारी उसको पता है तो सीधा के सीधा अगर वो कर्मचारी को बता सकता है, वहाँ के जो स्टाफ है उनको बता सकता है, लेखक का नाम बता सकता है, सब्जेक्ट का नाम बता सकता है, वांछित जो भी क्रिया है उसको बता सकता है। तो अगर सूचीकरण अच्छा करेगा, अगर ढेर बना दिया सीधा तो वो कहाँ ढूंढेगा वहाँ। अगर कैटालॉग अच्छा करेगा तो सीधा पता होगा उसको, सेक्शन में जाना अपने को, वहाँ से ये किताब उठा के लेके आनी है। इस मध्य अंतराल जो अपना चौथा नियम है, उस नियम की भी बचत होगी, है ना, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे प्रचार, जो पब्लिसिटी है वो किस प्रकार से डिफाइन करती है इस तीसरे नियम को, है ना। आज अपनी क्लास बड़ी अच्छी होने वाली, थोड़ी बड़ी एकदम शांत मन के साथ बैठकर पढ़े इस क्लास को, ठीक है ना। एक दो क्लास और करेंगे, फिर अपन इनके मॉक देंगे बढ़िया से, आप एकदम तन मन एकदम खुश हो जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करें इस चीज़ को एकदम बढ़िया से अंत तक देखें। सामान्यतः आम जनता में पढ़ने के प्रति रुचि कम होती है ना, कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अपन आज देखते हैं, जैसे कि नई फिल्म लॉन्च हुई है, जोली LLB 3 मान के चलो, है ना। तो क्या होता कि कम जानकारी होती है उनकी, सभी जो भी दर्शक होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, बढ़िया बढ़िया से बैनर बनाएंगे, पेम्पलेट्स बनाएंगे, हर दीवार हर गली में चिपकाएंगे, साथ साथ में उसका एक ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे। तो ट्रेलर क्या होता है, क्लाइमेक्स देता है, रुचि बढ़ाता है। इसी प्रकार पब्लिसिटी एक है, रुचि बढ़ाता है पाठकों में, है ना। उन किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता एक आधुनिक पुस्तकालय की तुलना एक दुकान से करने जैसी है, जिस प्रकार प्रचार आधुनिक व्यवसाय कुछ। ये देखो थोड़ी लाइनें हैं हिंदी वाली, आपको थोड़ी एक नोट्स बनाने के लिए, अदरवाइज आपको प्रचार आपको सीधा समझ आता है कि प्रचार क्या चीज़ होती है और प्रचार से क्या होता है। प्रचार से सीधी रुचि बढ़ती है पाठकों के मध्य, ये सीधा आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, मूवी वाला ले सकते हैं। ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, ट्रेलर से क्या होता है, क्लाइमेक्स बढ़ता है का, जिज्ञासा बढ़ती है दर्शकों के मध्य कि यार बढ़िया मूवी है, देखने चलेंगे। अदरवाइज ट्रेलर मत दिखाओ, कुछ मत दिखाओ, जूली LLB 2 के नाम से उनको बताओ कि आप जाओ देखने, तो आप किस प्रकार, किस माध्यम से, किस संदर्भ के साथ में जाओगे, है ना। कोई रुचि नहीं होगी। तो अगर आपको जो प्रत्येक पुस्तक होती है उनको पाठक ना मिलने पर हम प्रचार भी कर सकते हैं, है ना। इन जर्नल देयर इज ए लेक ऑफ इंटरेस्ट इज रीडिंग अमंग the general public. The need to motivate them to read books is like comparing a modern library to a shop. Is just a publicity is an efficient means of modern business. ये लाइनें हैं जो आप कह इंग्लिश वाले जो भी साथी इंग्लिश के हैं, ठीक है ना, उनके लिए हैं। आप हिंदी वाले माध्यम वाले इतना ज़्यादा लोड ना लें। अब जो नोट है अपना पुस्तकालय प्रचार के उदाहरण हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अपन पब्लिसिटी है, जो प्रचार है, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको, है ना। लिस्ट ऑफ न्यू एडिशन, जो भी नए संस्करण आए हैं, जैसे कि नई मूवी आती है तो अपन उनके हाल ट्रेलर लॉन्च करते हैं, बैनर, पैम्पलेट, कुछ आदि माध्यमों के से हम उन चीज़ों का पब्लिसिटी करते हैं। गाड़ियों पे साउंड वगैरह डाल के गाड़ियों में घुमाया जाता है, साथ साथ में हम ऑफरों को भी बताया जाता है इन चीज़ों की, आपकी वहाँ फ्री सुविधाएं मिलेगी, वो चीज़ें मिलेगी, ताकि दर्शकों के मध्य एक रुचि बढ़ती है ना। उसी प्रकार अगर नया एडिशन आए तो उनकी सूची बनाई जाए, नई जो भी पुस्तकें हैं उनका प्रदर्शन किया जाए, बार टेबल के माध्यम से रखी जाए, बताई जाए, बोर्ड लगाया जाए, है ना। और जो बुक्स एडिशंस होता मतलब पुस्तक प्रदर्शनी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पुस्तकालय का जो प्रचार कर सकते हैं ना। जो मोबाइल लाइब्रेरी भी है वो भी इसी में आता है ना। जो पुस्तक जो अपनी मोबाइल ऑन व्हील्स ऑन लाइब्रेरी है, वो जो भी है वो एग्जाम्पल इनके ही आप याद रखें, है ना। आगे वाला है सेल्फ अरेंजमेंट, क्या होता है ना, सेल्फ अरेंजमेंट, है ना। पुस्तकों की व्यवस्था विषय विशेष के साथ उनके संबंध के क्रम में निरंतर बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो व्यवस्थित होनी चाहिए वो एक तरह मतलब कि क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि ये कह सकते हैं विषय विशेष के साथ उनके संबंध के क्रम में निरंतर बड़ी होनी चाहिए, सीधी बात है। द अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स इन द ऑर्डर द रिलेशन विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट शुड बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कि
जो भी विषय है उससे रिलेटेड या फिर उससे जो संबंधित पुस्तक है या फिर सब्जेक्ट है वो वही उसके पास रखा जाए। ऐसे नहीं है हमने जैसे कि इस प्रकार कह सकते हैं या लाइब्रेरी में यहाँ पर हमने फिक्शन डाल दिया, जस्ट पास में सब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है ना। या मतलब कोई नाटक की किताब है एक तरफ और जस्ट दूसरे वाले सेक्शन या फिर सेल्फ में हमने सब्जेक्ट की डाल दी, हिस्ट्री की डाल दी, तो वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होगी एक तरीके से इस नियम के लिए, है ना। जैसे कि आपने नाटक की डाली है तो पास में ड्रामा वाली डालें, कहानियों की डालें, संग्रह की डालें, जो संगीत समारोह होते हैं, म्यूजिक वाले, इन प्रकार की जो सेक्शन होते हैं उनके पास पास में अपने को रखने होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे सेल्फ में सुधार क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ सुधार का मतलब है कि गलत किताबों को सेल्फ पर उनके सही स्थान पर पुनर्स्थापित करना पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा नियमित आधार किया जाना है। ऐसे बात है जैसे कि अपन देखें मॉल में चलते हैं, ठीक है ना। सेल्फ रेटिस्फिक्शन मीन्स रिस्टोरिंग द मिसप्लेस्ड बुक्स टू देयर करेक्ट प्लेस ऑन द सेल्फ शुड बी डन बाय द लाइब्रेरी स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिक्स कह सकते हैं। अब जैसे कि हम जाते हैं कोई मॉल चलते हैं, ठीक है, चाहे रिलायंस का ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जूडियो ले लो, अपने XYZ एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। हम कुछ देखते हैं, देखते देखते जैसे कि हमने एक सामान उठाया वहाँ से, कुछ भी मान लो अपन ने फेस वॉश उठाया वहाँ से, हमने काफ़ी समय तक अपने हाथ में रखा और अपने को कुछ ठीक नहीं लगा उसमें क्वालिटीज़ या फिर उसकी जो गुणवत्ता है, हमने उठाया उसको कहीं से है और उठो हमने कहीं और पे रख दिया, है ना। फिर क्या हो गया, उनकी जो सेल्फ जो रेटिस्फिक्शन होती है वो चेंज हो गई है ना। तो फिर जो उनमें कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, वह उसको वापस वहीं से उठाते हैं और जहाँ से आपने उठाया था वहाँ उसको वहीं पे धर देते हैं या फिर रख देते हैं। ये होता है सेल्फ सुधार। इसी प्रकार पुस्तकालय में ये होता है कि और जो मुक्त द्वार प्रणाली होती है अपनी ओपन एक्सेस सिस्टम की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अगर ओपन एक्सेस सिस्टम अपने को नहीं देखने को मिलता है तो सेल्फ की सुधार की भी अपने को नौबत नहीं आती है ना। लेकिन मुक्त द्वार प्रणाली अच्छी है बिल्कुल, इससे तीसरे नियम में फ़ायदा होता है, इसीलिए अपने वो बनाई है। तो मतलब सेल्फ सुधार भी अपने को करना पड़ेगा। पाठक आया अपने सीधा हिस्टोरी के मतलब जैसे कि पाठक आया, ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हिस्ट्री का जो भी सेक्शन है वहाँ से बुक उठाई है उसने और आगे जियोग्राफी वाली सेक्शन में रख दी है पढ़ करके, है ना, जल्दबाजी में पाठक। तो कर्मचारी वापस क्या करता, जियोग्राफी की सेक्शन से हिस्ट्री को बुक उठाता है, वापस इस हिस्ट्री के सेक्शन में रखता है। वही एक प्रकार से सेल्फ सुधार होता है ना साथियों। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो भी, ठीक है ना, देख लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम पुस्तकों पर जोर देता है, बिल्कुल सीधी बात है। दूसरा नियम पाठकों पर जोर देता है और तही इसी लाजमी है, ये तो बिल्कुल ताजुब की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि जो नियम है सीधी सीधा अपन पढ़ते हैं, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, मतलब दूसरा नियम पाठकों पर जोर देगा और तीसरा नियम पुस्तकों पर जोर देगा। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इम्पेशंस ऑन द बुक्स, ठीक है, मतलब जोर दे सकता है तीसरा नियम पर, या ठीक है ना, जो भी पुस्तक होती है। पुस्तकालय विज्ञान विज्ञान का तीसरा नियम यह बताता है पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ता के ध्यान में लाना चाहिए, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, वो जो यूजर होते हैं उनके उनके ध्यान में लाना होता है ना, बिल्कुल ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो एक नोट्स के माध्यम से, ठीक है साथियों। चौथा नियम अपना आता है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाएं, ठीक है साथियों। ये क्लास हम आज की क्लास को हम यहीं पर अपनी समाप्त करेंगे, ठीक है साथियों। ये अपनी कल की क्लास में देखेंगे पाठक का समय किस प्रकार से बचे, किस प्रकार से अपने को बचाना चाहिए, सारी की सारी ये क्लास को कल अपन देखेंगे, ठीक है साथियों। इसका PDF आपको LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। आप LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। LIS विद ललित कुमार अपना व्हाट्सअप चैनल है वो भी आप ज्वाइन करें, ताकि आप इन चीज़ों को हर चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।